फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आज मोदी सरकार ने अपना आखिरी सही लेकिन अंतरिम ही सही और चुनावी बजट पेश कर दिया है। कांग्रेस की ओर से यह कहा गया है कि आखिरी जुमला बजट है। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। क्या इसे चुनावी बजट कहेंगे, वोट बटोरने वाला बजट? ये देखो, इस तरह से वर्णन करना बहुत गलत है, क्योंकि मोदी जी ने देश के विकास की एक दृष्टि रखी, एक नए भारत का संकल्प 5 साल बताया, उस दिशा में हर साल आगे बढ़ते गए। इस साल भी पिछले साल से आगे बढ़े हैं, तो ये उसको चुनावी बजट कहना, ये यानी हारे हुए विपक्ष अब इस तरह से कहेंगे, उसका कोई परिणाम नहीं। बजट बजट है, सरकार सरकार है, पैसे पैसे है। और आज पहली दफा आजादी के बाद किसान को यानी स्वामीनाथन कमीशन के भाव दाम भी मिला है, इरिगेशन भी मिला है, फसल बीमा योजना भी मिली है, सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है। ये सब मिलने के बाद उसको इनाम भी मिला है, और उसके बाद उसको ये 12 करोड़ परिवारों को 6,000 रुपये उनके सीधे खाते में जाने का एक सहायता के रूप में ये पहली दफा ऐसी स्कीम हुई है। इसका दुनिया भर में स्वागत है, देश भर में स्वागत है। ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है कि इस बजट में किसानों के लिए खास प्रावधान किए गए, हालांकि इस पर सवाल भी कई तरीके से उठ रहे हैं। आपको लगता क्या है, वाकई इससे किसानों को फायदा मिलेगा जिस तरीके से इसका बखान किया गया है? ये कमाल है, ये मुझे कांग्रेस का यानी कमाल लगती है। अरे भाई, उसको वो फसल लेता है, उसका दाम मिल रहा है, उसका जो फसल बीमा मिल रहा है, जो नुकसान होता है तो फसल बीमा है, उसको खेती के लिए ऋण मिलता है बैंकों से और उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार दे रही है, उसको प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से पानी मिल रहा है, उसको बाकी सब मिल ही रहा है। जो आपने कभी नहीं दिया वो हम दे रहे हैं। तो 6,000 रुपये का 17 रुपये में परिवार चलाने की बात नहीं है। परिवार तो उसकी मेहनत से वो करता है, चलाता है। उसको जो थोड़ा ज्यादा सहायता चाहिए वो देने की ये बात है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कांग्रेस का इस तरह का प्रचार कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि किसान को समझता है कि 70 साल में उसके खाते में किसी ने ऐसे ही पैसे नहीं भेजे थे। अब खेती के लिए उसको जो भी करना है उसके लिए उसको पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जावड़ेकर जी, जब भी बजट पेश होता है तो हर बार मिडिल क्लास खासतौर पर नजर बनाकर रखता है। जो टैक्स पेयर से वो नजर बनाकर रखते हैं कि उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी, स्लैब में कोई परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा। स्लैब में परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन 5 लाख तक इनकम में टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है। आपको लगता क्या है, क्या इसका फायदा चुनावों में होगा? नहीं, हर साल मध्यम वर्ग के लिए जो टैक्स देता है उसके बारे में सरकार की एक दृष्टि है कि टैक्स देने वाले देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। इसलिए बजट में भी उनके लिए धन्यवाद कहा है। और फिर उनके लिए जो एक मांग थी, क्योंकि हमने 2.5 लाख का 3 लाख किया था, फिर हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया था, फिर हमने उसके जो 1 लाख का डिडक्शन था वो 1.5 लाख का किया था। ऐसे बहुत सारी सहूलतें पिछले 4 साल में बढ़ाई थी। इस साल सीधा टैक्स फ्री इनकम की लिमिट 5 लाख कर दी गई, और ये इसका भी बहुत देश भर में स्वागत हुआ है। ठीक है, ठीक है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है इस देश में, और बजट में रोजगार को लेकर देखा जाता है कि क्या कुछ इंतजाम सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। अभी हाल के दिनों में जो बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर काफी बवाल भी मचा था। आपका आकलन क्या है इस बजट को लेकर और बजट में रोजगार के प्रावधानों को लेकर? मुझे लगता है विपक्ष में बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं, क्योंकि जो बिचौलिया थे वो बेरोजगार हो गए, जो काला पैसे का व्यवहार करते थे वो बेरोजगार हो गए। जनता जो है, जो मेहनत करती है, वो बेरोजगार नहीं है। और क्योंकि अगर देश सारे दुनिया में तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है, तो यहां भी तेजी से रोजगार बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 5 साल में 2 गुना ज्यादा हुआ है हमारा डोमेस्टिक ट्रैफिक, तो उतने टैक्सी, उतने विमान, उतने यातायात कंपनियां, उतने रोजगार, बाकी सब होटल्स, ये वो सब बढ़ते ही है। तो रोजगार तो हर क्षेत्र में रोज बढ़ रहा है। और इसलिए हमारे यहां केवल जो जॉब करता है, आपके घर में काम करने वाला नौकर है, उसका कहां रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वो कमा रहा है मेहनत से। जो ठेला लगाता है उसका कहां रजिस्ट्रेशन होता है, जो घर में आकर इलेक्ट्रिक का काम करता है, वो नल का काम करता है, प्लम्बर है,
इनकी जो सेवा, और ऐसे करोड़ों लोग जो है मजदूर, असंगठित मजदूरों का कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होता है, और इसलिए वो बेरोजगार नहीं है, वो रोजगार युक्त है। और ये ग्रोथ, जब विकास होता है तो रोजगार बढ़ते हैं, इसी का ये सबूत है। ठीक है, ठीक है। अब चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपके पास है, तो उससे जुड़ा भी एक सवाल, बजट में शिक्षा के लिए खासतौर पर प्रावधान क्या कुछ इंतजाम, ताकि शिक्षा के लेवल को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, किस तरीके से क्या कुछ प्रावधान इस बजट में? शिक्षा में बजट 85,000 से 2014 से दुगुना हो गया। इस साल 14 में 62,000 करोड़ था, अब 95,000 करोड़ बजट में है। और बजट के बाहर हमारा हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी है, जिससे 30,000 करोड़ इस साल भी मिले, अगले साल भी मिलेंगे। तो 30,000 करोड़ यानी 1,25,000 करोड़ होंगे। तो 1,25,000 करोड़ ये दुगुना हो गया बजट। जैसे मनरेगा में 27,000 करोड़ था, आज 60,000 करोड़ दे रहे। तो जो ये फूड सिक्योरिटी के 75,000 करोड़ थे, अभी 1,75,000 करोड़ हो गए। तो कितना फर्क आया। हमने समाज के लिए पूरा किया, उसका गरीब को, किसान को, सबको लाभ मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब एक आखिरी सवाल जावड़ेकर जी आपसे, आप चूंकि चुनाव सामने है और ठीक उससे पहले अंतरिम बजट है, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि आपने अंतरिम बजट कह के पूरा बजट पेश कर दिया। खैर, क्या इसको चुनावी बजट कहा जाए, और आपको लगता क्या है, क्या इससे आपकी पार्टी जीत के ट्रैक पर आगे बढ़ रही है? जीत आपको सुनिश्चित दिख रही है इस बजट के सहारे? चुनाव तो मोदी जी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर, और देश को जो चाहिए वैसी पहली दफा सरकार मिली है, प्रामाणिक और नियत जिनकी साफ है, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे ही। इसमें जो योजना दी है उसका भी निश्चित रूप से लोगों पर अच्छा प्रभाव रहता है। लेकिन ये चुनावी बजट मानने को मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि हर साल हम एक से बेहतर बजट दे रहे हैं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी। केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो कुछ बजट आज सामने आया इस पर अपनी प्रतिक्रिया और राय रखते हुए, और ये इस बात का दावा करते हुए कि इस बार चुनावों में जीत उनको मिलेगी। चलिए एक बार बहस में आगे बढ़ते हैं, तमाम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अभय जी, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपने प्रकाश जावड़ेकर जी की भी बातें सुनी, इससे पहले चर्चा में जो बातें हो रही थी, एक शुरुआत हुई है किसानों को फायदा देने की। आप लोग भले कह लें जुमला बजट, लेकिन सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आपको समझने की आवश्यकता है कि आखिर किसानों से मोदी सरकार ने लिया क्या है और उनको दिया क्या है। बीते 4 साल में यह हुआ है कि जो इनपुट कॉस्ट है किसानों की, इन्होंने कहा कि 12 करोड़ किसानों को हम इस योजना का लाभ दे रहे हैं। उन 12 करोड़ किसानों के पास 18 करोड़ 37 लाख 55,650 एकड़ जमीन है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक एकड़ 3,900 रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं। अब जो डीजल के प्राइसेस थे, इनपुट कॉस्ट को समझ लीजिए कि 56 रुपए 17 पैसे से वो एवरेज 70 रुपए आ गया। मतलब 2,000 रुपए अकेले डीजल में इनपुट कॉस्ट बढ़ गया। पोटाश की कीमत 516 रुपए बढ़ गई, पेस्टिसाइड्स की कीमत बढ़ गई। तो इनपुट कॉस्ट एवरेज 4-4,500 हजार रुपए मोदी सरकार ने बढ़ा दिया पर एकड़ जी। और कह रहे हैं कि 3,900 रुपए पर एकड़ दे रहे हैं। तो पूरा छीन लिया और उसको लौटाने की बात करते हैं। किसानों के साथ कुठाराघात ये किया है मोदी सरकार ने कि सपोर्ट प्राइस पर 20 से 25% प्रिक्योरमेंट होता है, वो भी धान और वीट का। और मोदी सरकार ने 95 मिलियन टन का वीट के प्रोडक्शन, अच्छे प्रोडक्शन के बावजूद 0% इंपोर्ट ड्यूटी करके 59 लाख मैट्रिक टन गेहूं इंपोर्ट कर लिया। 25 मिलियन टन की दाल का उत्पादन था, 60 लाख टन दाल इंपोर्ट कर ली, 0 इंपोर्ट ड्यूटी करके। प्राइसेस क्रैश हो गए, किसान दरबदर की ठोकरें खा रहा है। डिलीवरेबल्स नहीं है सरकार के पास। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती कि 1 करोड़ 10 लाख रोजगार पिछले साल खत्म हो गए। जो स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री है वो बताती 1286 जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मॉनिटर करती है कि 4.25 लाख करोड़ रुपए का एस्केलेशन हो गया। सीएमआई बताता है 13 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, 12 लाख करोड़ रुपए का एनपीए हो गया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और अर्बन डेवलपमेंट बताती कि मोदी सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, अमृत, किसानों को कंसंट्रेट करके हम बातचीत कर रहे हैं,
इनमें किसानों को कंसंट्रेट करके हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ सचिन गोयल जी भी है हमारे साथ स्टूडियो में। सचिन जी, जो बात कही अभय जी ने, बाकी चीजों में महंगाई बढ़ गई है। हम चाहे डीजल की अगर बातचीत कर लें, जो किसान जिसका इस्तेमाल करते हैं ईंधन के तौर पर, या फिर खाद और बीज की हम बातचीत कर लें, सपोर्ट करने के लिए हम पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों में जो कीमतें बढ़ी है, वही बात है कि हमने लिया कितना और दिया कितना। नहीं, इसमें एक बात है देखने वाली कि जो किसान का उत्पादन है उसका मूल्य तो मिल ही रहा है। जो लागत का 1.5 गुना जो एमएसपी तय करेंगे उसके बेस पे उसको लागत पे मिल ही रही है। लेकिन ये जो 6,000 है ये एडिशनल बेनिफिट है, प्लस इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 2 से 5% मिलेगा आप किसानों को। मेरा ये कहना है कि सरकार को फ्री देने की बजाय अगर वो ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, मार्केट बनाए और उनको ऐसा मौका दे कि वो अपने उत्पादन सीधा मार्केट में बेच पाए, तो वो ज्यादा अच्छा है। एक फिस्कल प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर रहता ही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो बात कह रहे हैं कि अभी महंगाई बढ़ी है, तो उसका जो एमएसपी है जो कॉस्ट से लिंक कर दिया गया है, तो उसका फायदा उसको मिलेगा ही। ठीक है, मेहताराम कृपलानी जी आऊंगा तो आपके पास, जो जिन्होंने अभी तक बोला नहीं उनका मैं रुक कर लूं। अभय जी आपके पास भी लौट कर आऊंगा। मेहताराम कृपलानी जी, आप इस बात से सहमत हैं, या फिर अभय जी ने जो कहा उसमें भी दम तो है कि बाकी चीजों में कीमतें बढ़ी हैं, यानी हम ले चुके हैं उतना जो उन्हें देने जा रहे हैं? सर, अभी जो एक मेन बात चल रही थी कि 6,000 रुपया जो किसान को दिया जा रहा है, मैं तो कहता हूं ये किसान को क्यों 6,000 रुपया दे रहा है? क्या किसान ने 6,000 मांगा आपसे? आप उनको जो मैक्सिमम मिनिमम गारंटी प्राइस है उसके प्रोडक्शन की वो देके उसके बाकी जितनी मुश्किलातें हैं, जितने उसके खर्चे आ रहे हैं उनको कम करिए। उसका जो किराया लगता है ट्रक के उसमें सब्सिडी दीजिए उसको जो पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं उसमें से उनको सब्सिडी दीजिए, जिससे कि वो अच्छी तरह लगा सके। दूसरा, जब वो माल लाता है मार्केट में, तो मार्केट में पिछले दिनों में देखिएगा टमाटर 3 रुपए किलो बिक रहा था। क्या दिया गया उनको? टमाटर फेंकना पड़ा। क्यों नहीं हम उनको कहते हैं जिसकी 15 रुपए किलो का खर्चा आ रहा है उसके प्रोडक्शन पे, वाई वी आर नॉट गिविंग दैट 15 रुपीज एटलीस्ट टू दैट फार्मर, कि वो कम से कम उसको कर सके। क्या करेगा वो 6,000 रुपया साल का लेके? इससे तो बेहतर है कि उसको 6,000 देके हम उसको ये दिखाना चाहते हैं कि हम तेरे लिए कुछ कर रहे हैं। और करना है तो उनके बच्चों के लिए करिए। उनको बच्चों को रिजर्वेशन जो पीछे पीएम साहब ने कही थी कि हम रिजर्वेशन और करेंगे, सैलरीज पर्सन के लिए रिजर्वेशन करेंगे, हम एडमिशन के लिए 10% और बढ़ाएंगे। किसानों के बच्चों को करिएगा, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट दूर करिएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिएगा जिससे वो आगे पढ़ के सहायक बन सकें। अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके उनको ज्यादा से ज्यादा जो है उनका साथ दीजिएगा, जिससे कि ये देश जिसको जो डिपेंडेंट है हमारे एग्रीकल्चर पर, हम उसको बढ़ा सकें। अगर हम उनको नहीं संभाल पाएंगे तो मैं समझता हूं ये हमारे नेशन की सबसे बड़ी जो है दुर्बलता होगी। और ये मैं कह सकता हूं कि हमारा नेशन आगे नहीं तरक्की करेगा, क्योंकि जो एक गरीब किसान नहीं कुछ कर पा रहा, अगर 6,000 रुपये आप दे रहे हैं, फिर भी अगर वो हर साल में देखिए कितने किसान जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या वो 6,000 से सुसाइड रोक लेगा? नहीं, उसको आप उसको मिनिमम प्राइस दीजिएगा जिससे वो कुछ कर सके और अपने जमीन में पैदा तो देने की बातचीत कह रहे हैं कि 22 फसलों की दोगुनी सर कितना देंगे वो? 3 रुपए। सर देखिए, मार्केट में जब चीज जाती है ना तो इन लोगों को कुछ नहीं पता होता क्या बिक रही है और हम क्या दे रहे हैं। आप मार्केट में सर्वे करा के उनको वहीं पर उनसे माल खरीदिएगा, तब उसको देखा जाएगा। योगेंद्र कपूर जी भी हमारे साथ हैं। योगेंद्र, आता हूं अभय जी आपके पास में आता हूं। योगेंद्र जी बोले, फिर मैं आपके पास लौट कर आता हूं, आपके पास आता हूं। योगेंद्र कपूर जी, 2 और प्रावधान किए गए, जो बात इन्होंने कही उस बात को आप आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही 2 और प्रावधान किए गए कि फसल ऋण का समय से भुगतान करने पर 3% का इंटरेस्ट जो है वो सबवेंशन दिया जाएगा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड और पशुपालकों और मछली पालकों को भी दिया जाएगा, और इससे जो वो कर्ज लेंगे उन पर 2% की ब्याज सब्सिडी। तो ये सब कुछ सरकार का ये कहना है कि वो एक टोटल सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ रहा है। नहीं, देखिए, ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव स्टेप्स हैं, लेकिन मेरा एक ये मानना है कि चाहे कांग्रेस की लोन वेवर स्कीम हो या बीजेपी गवर्नमेंट की इनकम सपोर्ट की स्कीम है, ये फिस्कल प्रूडेंस के हिसाब से ये एक सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि इससे आप एक फार्मर को जो उसकी एक प्रोडक्टिव हो सकता है वो उसको आप उसको नेगेट कर रहे हैं। माई पॉइंट इज कि आप ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप एक राइट इकोसिस्टम जो है डेवलप नहीं कर पाए। एक फार्मर जो है उसको जो उसकी प्रोड्यूस की इनकम मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रही है। तो इसमें ये एक गवर्नमेंट का फेलियर है जो सामने आ रहा है, और ये इसी गवर्नमेंट नहीं, मैं कहूंगा अक्रॉस सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं ये सभी का फेलियर जो है वो दर्शाता है। अभय जी, मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास। आप सवाल जरूर उठा रहे हैं और कह रहे हैं किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। 2014 से पहले क्या कुछ बहुत कुछ हो गया था? क्या किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर थी कि इन 5 सालों में खराब हो गई है?
देखिए, पहली बात तो मैं ये साफ कर दूं, मेरा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के पहले, ये भ्रांतियां देश में सारे राजनीतिक दलों को, स्टूडियो को क्लियर हो जानी चाहिए कि समर्थन मूल्य पर आखिर सरकार अनाज खरीदती कितना है जानते हैं? 2 कमोडिटी बेसिक को खरीदती है, धान और वीट, वो कंटेंजेंसी प्लान के लिए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कभी भी 20 से 22% से ज्यादा नहीं होता उनके प्रोडक्शन का। 22 कमोडिटी का एमएसपी तो आप डिक्लेयर करते हैं मगर उसको प्रिक्योर नहीं करते हैं। अभी सीएसीपी ने, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ने एक सुझाव दिया था मोदी सरकार को कि इन कमोडिटी को राइट टू सेल में लेकर आइए, आप कानून बना दीजिए कि इससे कम में ये कमोडिटीज बिकेगी नहीं, उस दिशा में आगे बढ़ना। 2014 से पहले भी इस तरीके के कई सुझाव आए थे। क्या कांग्रेस की सरकार ने सारे सुझावों पर अमल किया था? और अगर अमल कर लिया होता तो किसानों की स्थिति इतनी बुरी तो नहीं होती कम से कम? बहुत देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज्यादा हमने अच्छी कर दी, लेकिन अच्छी स्थिति इसलिए थी कि इनपुट कॉस्ट आप रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए, नियंत्रण में थी किसी हद तक। हम लोगों के समय 9,000 करोड़ रुपए का अकेला व्हीट एक्सपोर्ट हुआ था। इस मोदी सरकार ने किया यह है कि पर्याप्त उत्पादन के बावजूद जीरो इंपोर्ट ड्यूटी करके, एक इंपोर्टर्स का नेक्सस है, उनको जीरो इंपोर्ट ड्यूटी करी और बड़ी मात्रा में सस्ता अनाज मंगा लिया, और यहां पर किसानों के प्राइसेस क्रैश हो गए। हमारे समय स्वामीनाथन कमीशन का जो एफिडेविट मोदी सरकार ने जनवरी 2015 में दिया है, उसमें स्वीकारा है कि जनवरी 2014 तक 96% रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट कर दिया, अर्थात यूपीए की सरकार के समय किया। लेकिन मैं राजनीति नहीं करना चाहता, कलेक्टिवली सब लोगों को किसानों की दिशा और दशा सुधारने के लिए काम करना चाहिए। ये जो 17 रुपए या 3 रुपए 33 पैसे प्रत्येक किसान को दिया गया है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो कर्ज माफी के नाम पर आपकी सरकार ने क्या किया है? कम कीजिए। अभय जी, कर्ज माफी के नाम पर आपकी सरकार ने क्या किया है? हमारी सरकार ने पहले कर्ज माफी की। ये जो बात बार बार कही जाती कि कर्ज माफी समाधान नहीं, हां नहीं है स्थायी समाधान, लेकिन किसी हद तक किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत होती है। मध्य प्रदेश में हमने पहले 10 दिन में माफ कर दिया, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए किसानों का माफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया ना, वक्त की थोड़ी सी कमी है, होगा जिस दिशा में अभय जी, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, वक्त की थोड़ी सी कमी है। एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, 13 रुपए के चेक मिले हैं, 20 रुपए के चेक मिले हैं, 30 रुपए के चेक मिले हैं किसानों को। ये गलत खबर, गलत सुन लीजिए, गलत खबर नहीं है, गलत खबर नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है। 5 फरवरी के बाद अरे प्लीज सुन लीजिए, एक आपको नाम बता दूं, एक आपको नाम बता दूं, नहीं, आप गलत खबर नहीं है, आपने गलत चूंकि कहा तो सुन लीजिए। आगर मालवा के किसान है निपानिया बैजनाथ, उनको 13 रुपए का चेक मिला, 20,000 रुपए का कर्ज था, 2 लाख तक की कर्ज माफी का वादा था, 20,000 रुपए उन्होंने कर्ज लिया था, 13 रुपए का चेक मिला। उत्तर प्रदेश में मिला है भाई, जाकर चेक कर लीजिए। 5-5 रुपए का चेक उत्तर प्रदेश में भी दिया गया है। अरे उनको चेक मिलने का प्रश्न ही नहीं है, वो बैंक से ओन कर लिया है राज्य सरकार ने उनका लोन, वो तो उनके अकाउंट में जाएगा। ये तो टाइपो एरर नहीं, जो अकाउंट में गया है मैं उसी की बातचीत कर रहा हूं। जाकर मैंने आपको नाम बता दिया, वहां पर जाकर चेक कर लीजिएगा, नाम बता दिया, वहां पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उससे चेक भी करवा लीजिएगा। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। आप सभी मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच तो यही है